चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। इसके पहले गॉस का प्रमेय का जो वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा कि उस गॉस का प्रमेय वाला वीडियो में 3 थ्योरम है और बोर्ड एग्जाम में गॉस का प्रमेय और गॉस का प्रमेय का जो अनुप्रयोग है जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, उस एक क्वेश्चन डिफिनिट है कि आता ही आता है, ठीक ना। अब मान लीजिए आपका किस्मतें खराब रहेगा तो मेरा अनुमान फेल हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका वैद्युत द्विध्रुव, क्या दिया हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आप विद्युत में पढ़िएगा तो इसके बाद चुंबक में पढ़ते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे समझो कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव कहते किसको है? वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत प्लस द्विध्रुव है ना। इसको नाम से समझ में आ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब इसमें वैद्युत होगा, विद्युत में 2 ध्रुव होगा, मतलब ऐसा एक सिस्टम होगा जिसमें 2 ध्रुव होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव में हम लोग पढ़े थे 2 प्रकार का ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और आवेश में भी 2 प्रकार का ध्रुव है, धन वाला ध्रुव और एक ऋण वाला। तो यहाँ धनावेश और ऋणावेश बोला जाता है। यहाँ पे ध्रुव ना बोलो क्या बोलते हैं हम लोग? धनावेश और ऋणावेश। पूछता है एग्जाम में देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, हम लोग बुक में भी देखे बहुत बार गलती लिखा हुआ रहेगा वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है, लिखा रहता है ना कहीं कहीं पे, अब आपका गलती भी लिखा रहता है। और वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक लिखा हुआ तो मान लीजिए कि बोका कोई होगा लिखे हुआ लिख दिया है, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक नहीं होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो सकता है, ठीक। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम है, सिस्टम का मात्रक थोड़ी होता है, ठीक। तो आप बोलिए कि वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो लिख डिफिनेशन में लिखा हुआ आपका, इसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों का परिमाण बराबर रहता है, दोनों का परिमाण बराबर रहता है। एक प्लस क्यू, दूसरा क्या है आपका माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर। अब बात आता है, बहुत बार आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता भी होगा कि उस अल्प दूरी को हम लोग 2a ही क्यों मानते हैं ना, उसके बीच में अल्प दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? 2a। तो उसको 2a ही क्यों मानते हैं? आगे द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है और आने वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव का उपयोग करके विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालने के लिए। जब यहाँ 2a हम लोग मान लेते हैं, आगे जो थ्योरम प्रूव करते उसके कैलकुलेशन में हमको आसानी होता है, एल भी मान सकते हैं। कहीं कहीं बुक में, कोई बुक में देखिएगा 2a माना हुआ है, कोई बुक में देखिएगा 2l माना हुआ रहता है, देखे ना आप लोग। तो एल रहेगा तो एल के फॉर्मेट में, 2a रहेगा तो 2a के फॉर्मेट में, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या रहता है? 2 ध्रुव रहता है जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित रहते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। वैद्युत द्विध्रुव में एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसके साथ पूछता है आपको वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई किसको कहते हैं, ठीक ना। तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश के बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहेंगे, ठीक ना। धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। आई बात समझ में? तो इसी में आगे देखते हो, जब चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे तो चुंबक की प्रभावी लंबाई उसको बोला जाता है, चुंबक में बोला जाता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड चुंबकीय द्विध्रुव क्लियर हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे अगर आपको इलेक्ट्रिक से पूछ दे तो ठीक है, नहीं तो मैग्नेट वाला क्वेश्चन फिर पूछेगा ही, ठीक। अब उसके बाद इसमें आता है, देखिए लिखा हुआ है नीचे आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आखिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। हम बताए अभी आपको कि वैद्युत द्विध्रुव बनता है धनावेश और ऋणावेश से, ठीक। धनावेश देखिए आगे पढ़ना है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
जब वैद्युत द्विध्रुव समझ में आएगा तो उसी से रिलेटेड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव में बोले आपको कि एक धनावेश और क्या रहता है, ऋणावेश, उसके मिलाकर क्या बनते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो कोई आवेश का अगर परिमाण क्या है, इसको सूचित हम लोग करते हैं पी से। किससे सूचित करते हैं, पी से। तो अगर आवेश का परिमाण क्यू है, आवेश का परिमाण क्या है, क्यू है, तो वेक्टर पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण धन आवेश और ऋण आवेश को नहीं लेके परिमाण मतलब खाली क्यू हो जाएगा। ठीक, तो परिमाण को सूचित करने के लिए इसको मॉडुलस में रख सकते हैं इसको। वेक्टर पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a लिखा हुआ है ना आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, पी बराबर आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, अब इसका पूछेगा मात्रक, पूछता भी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि देखिए वेक्टर पी बराबर क्या था फॉर्मूला, क्यू इंटू 2a था, तो क्यू का मात्रक क्या होगा आवेश का, कूलम, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दूरी का, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा ना। उस तरह से इसका बीमा आपको याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका दिशा कैसा होता है, तो एकदम याद रखना है आपको। ऋण आवेश से किस तरफ, धनावेश, ऋण आवेश से धनावेश। द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कैसा होता है, ऋण आवेश से धनावेश का। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, इसका बीमा याद रखना है। ठीक, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाता है यहाँ पे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम देता है आपको कि विद्युत द्विध्रुव का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आता है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने आता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो देगा आपको अच्छी स्थिति में और एक देगा, ठीक, सेम चीज आपका चुंबक में भी रहेगा। ठीक ना, सेम चीज चुंबक में भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर निकालने के लिए देगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां बोलेगा उपयोग किसको कीजिए, विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव का। ठीक ना, किसका उपयोग कीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव का। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव का उपयोग करना है एक अच्छी स्थिति में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन में, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन में। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन में, इक्वेटोरियल लाइन में। ठीक ना, पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट को। देखिए दिया हुआ है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, पहले डायग्राम को समझिए, उसके बाद सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, क्या नाम दिया इसका, ए बी। ए पर धनावेश, एक पर ऋणावेश और बी पर क्या है, धनावेश है। ए पर ऋणावेश और बी पर धनावेश। अच्छी स्थिति हम लोग बोलेंगे उसका अक्ष में, जिस अक्ष में द्विध्रुव को रखे हैं उस अक्ष को हम लोग अच्छी स्थिति बोलेंगे। ठीक, तो ये आप बताइए, आपको तीन प्रकार का अक्ष त्रिविमीय ज्यामिति पढ़े होंगे, तो तीन प्रकार का अक्ष पढ़े थे ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या, जेड अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे भी अब बताइएगा ए बी कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है कि नहीं है, ए बी एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर ही हम एक बिंदु लिए पी, क्या लिए, पी, और पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, किस पे, पी पर। अब देखिए निकालेंगे कैसे। अब हमको बताइएगा, पूछेंगे तो आप हमको बताइएगा ए वाला आवेश का परिमाण बड़ा है कि इसका परिमाण बड़ा है, ए का कि बी का। ए का परिमाण बड़ा है, ए का परिमाण बड़ा है कि बी का, बी का। कोई बोल रहे हो ए का, कोई बोल रहे हो बी का। ठीक, कंफ्यूजन नहीं करना। अभी हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव, उसमें ही बताया था कि बराबर परिमाण का रहता है, दोनों का परिमाण बराबर है। ठीक ना, अब हमको बताइएगा अगर कहीं पे ई लिखा हुआ रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, और पी लिखा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश का परिमाण तो बराबर ना होता है। ठीक, तो ये खाली दिशा को बताता है, धन आवेश और ऋण आवेश किसको बताता है, दिशा का। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। ठीक, अब समझना है इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि प्लस इकाई आवेश रखे हुए हैं, पी पर प्लस इकाई आवेश मतलब प्लस यूनिट आवेश को रखे हैं। ठीक, अब हम बोलेंगे पी पर आवेश को निकालना है। देखिए साथ से लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। जब प्रूफ कीजिए एग्जाम में तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने के बाद उसके बगल में लिखना है आप कौन सा द्विध्रुव का नाम क्या दिए हैं, ए बी। जो नाम आप रखे उसका नाम रखना है। ठीक, और उस द्विध्रुव को कहाँ रखे हैं आप,
परावैद्युत माध्यम के में, ठीक। उसका अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से कितना दूरी पर, आर दूरी पर, द्विध्रुव से कितना दूरी पर, आर दूरी पर। मध्य बिंदु ए है, ठीक ना, यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और ओ से कितना दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक। समझने के लिए उसको बांट दिया जाता है आधा भाग, ठीक ना। कोई के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, पूछे नहीं भले, कि आखिर सर इसको आधा आधा पार्ट में क्यों बांट देते हैं, ठीक ना, इसको आधा आधा पार्ट में क्यों बांट देते हैं, मन में प्रश्न उठता होगा, ठीक। तो उसके रीजन यह नहीं है कि कोई ऐसा रूल है इसका, ठीक ना। ठीक ना, इसके पीछे रीजन ये है कि सुविधा के लिए जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सुविधा के लिए इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, आधा इधर और आधा उधर, ठीक। तो आपका जो ओ वाला पॉइंट होता है ना, वो आपका आधा पॉइंट होता है, इधर आपका एल बच जाएगा और इधर भी आपका क्या बच जाएगा, एल बचेगा, ठीक ना। दोनों साइड क्या बच जाएगा आपका, ओ से ए तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, और ओ से बी तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। ओ से ए तक का दूरी एल, ओ से बी तक का दूरी क्या हो जाएगा आपका एल। अब देखिए यहाँ पे ऋण आवेश है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक। अब पी पर पी पर दोनों आवेश बल लगाएगा, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए एक धन आवेश और क्या है, एक ऋण आवेश है, ठीक। धन आवेश और क्या है, एक ऋण आवेश है। तब पी पर बल लगाना है। कोई नाच देखे जाता है, आदमी नाच देखे जाता है ना, तो नाच देखे जाता है तो नचनिया को देख के बल दोनों के रखता, लड़की के भी और लड़का के भी नहीं रहता है, वो भी अपना एंजॉय कर रहा है, वो भी एंजॉय कर रहा है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे भी है, तो लड़का भी इस पर बल लगाएगा और लड़की बल लगाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे लगाएगा ना बल तो ई माइनस वाला यहाँ पे प्लस वाला है, ठीक, माइनस वाला और क्या प्लस वाला। तो माइनस वाला बल इधर लगाएगा इस दिशा में, तो मान लीजिए कि इधर दिशा में बल लगाएगा E1, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। माइनस प्लस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो बल की दिशा में लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक, और यहाँ भी प्लस है, तो इस दिशा में बल लगाएगा, लगाएगा ना। प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्लस वाला उधर दिशा में बल लगाएगा, लगाएगा ना। अब देखिए एक बल इधर और एक बल इधर, तो हम कह सकते हैं कि E1 जो होगा, E1 जो होगा ना, Q1 के कारण या तो माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगा, तीव्रता होगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर बात करते हैं E2 का, तो E2 जो होगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता होगा ना, ठीक। अब दो चीज तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, कि प्लस Q जो आवेश लगाएगा बल वो इस दिशा में लगाएगा, और माइनस Q जो बल लगाएगा इस दिशा में लगाएगा, ठीक। हमको निकालना है परिणामी बल, क्या निकालना है हमको, परिणामी बल। तो P पर परिणामी बल का मान क्या होगा, है ना। हमको निकालना है P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। हमको निकालना है P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अगर हम लोग पहले निकाल लेते E1 का वैल्यू, किसका निकालेंगे, E1 का। देखिए E1 का निकालेंगे वैल्यू, तो वेक्टर E का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़े हैं, E बराबर 1/4 Q बटा R स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला पहले ही पढ़े थे ना, इसी का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक। अगर इसका उपयोग करके वेक्टर E1 के वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 Q बटा क्या R स्क्वायर। अब थोड़ा सा डायग्राम की ओर चलते हैं फिर से। अब देखिए यहां से A से P तक का डिस्टेंस, A से कहां तक का डिस्टेंस, P तक का डिस्टेंस, मतलब हमको हर हाल में यहां से A से लेकर कहां तक का दूरी चाहिए, P तक का दूरी चाहिए। आप खुद से बताइए टोटल यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, R है, अब R के बाद इधर और L है ना, R के बाद इधर और L, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। A से कितना तक का दूरी, P तक का। अब देखो यहां से दूरी निकालेंगे B से कहां तक, P का, तो टोटल यहां से यहां तक R है, टोटल यहां से यहां तक क्या है, O से P तक R है, और हमको निकालना है B से P तक का दूरी, और O से B तक का दूरी L है।
टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमको बीपी निकलेगा ना, तो बी से पी तक का दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। अब देखिए बल किधर से लग रहा है, ए से पी तक, ए पी ना निकला है यहाँ पे, तो आप E1 के लिए आपका दूरी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ना लिख करके हम लोग लिखेंगे क्या, एपी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एपी का स्क्वायर। अब हमको बताइएगा थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है, कि एक सच के दिशा में है, अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा राशि, सदिश राशि, तो वहां पे इकाई सदिश का उपयोग करेंगे ना, विद्युत क्षेत्र जब सदिश राशि है तो वहां पे किसका उपयोग करेंगे, इकाई सदिश का। ठीक, जब इकाई सदिश का उपयोग कीजिएगा तो इसके साथ क्या लगाइएगा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। बोलिए सर ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि इसका दिशा इधर है, मतलब एक सच के ऋणात्मक दिशा की ओर है, एक सच के साथ इकाई सदिश को आई कैप से सूचित किया जाता है, एक सच के साथ इकाई सदिश को सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक, तो वेक्टर E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा एपी का स्क्वायर, इसको आगे माइनस कर दे, और आई कैप का तो वैल्यू ऐसे भी 1 होता है, ऐसे भी आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो 1 लिखे या तो ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा। एपी का जो मान था डायरेक्ट रख दे यहाँ पर, क्या एपी का मान था आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक ना, इसको भी इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, अब दूसरा परिमाण निकाल लीजिए इसका प्लस क्यू वाला का, है ना, लिखना है हमको प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, पी पर, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, है ना, पी पर विद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर E2 से डिनोट किए वहां पे, तो फॉर्मूला तो वही ना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, तो आर ना लिख के बीपी लिख दें, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से पी से पी तक का दूरी, मतलब प्लस क्यू से पी तक का दूरी क्या है, बीपी है, प्लस क्यू से पी तक का दूरी क्या है, बीपी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए, हाँ आर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे, तो वेक्टर E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा इसका क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड। आप इसके साथ आई कैप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन दिशा के साथ है, उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में धनात्मक है ना, तो सिंबल तो चेंज होगा नहीं, आई कैप तो क्या हो जाएगा, आई कैप। हमको निकालना क्या है अब, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक ना, ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा, खाली क्षेत्र लिख दीजिएगा ना तो गड़बड़ है आपका, इन्हें खाली लिख देना है कुल विद्युत क्षेत्र, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, देखिए हमको निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे हम लोग क्या, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत, उसे पढ़ाए थे कि कुल बल जो होता है उसको आप जोड़ सकते हैं, यहाँ भी इसको आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, होगा ना। E1 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, -1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा कितना, क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक, अब इसको फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लीजिएगा ना, तो इसको ऐसा कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए आप, 1/4 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा ना, आई इंटू इसको आगे कर ले पहले, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस बीच में हो जाएगा ना, क्यू बटा आर प्लस एल का क्या होल स्क्वायर, होगा ना होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे करते हैं हम लोग,
तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0। क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। क्यू कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 1/r-l का प्लस 1/r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। बीच में माइनस था, ठीक है, बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम लेंगे ना आप, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा ना, r+l का बीच में माइनस, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस कटेगा तो क्या हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर। यहाँ Q/4πε0 है ना। ठीक, तो वेक्टर ई बराबर क्या होगा आपका Q/4πε0, इसको चेंज करेंगे a+b के होल स्क्वायर पर, होगा ना चेंज, तो a² + b² + 2ab, ठीक, माइनस r² - l² + 2rl लिख सकते हैं इसको। अब देखिए नीचे में हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए ये प्लस माइनस सब कट जाएगा ना जी, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा Q/4πε0, यहाँ हो जाएगा 4rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ये बात आपको पता है कि l जो है ना, बताए थे पहले भी कि द्विध्रुव आघूर्ण जब बताते हैं r से बहुत छोटा है, l जो है r से बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा, इस स्थिति में हम r को अनदेखा, l को अनदेखा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ई बराबर Q/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा 4rl बटा r² का स्क्वायर, तो r का पावर कितना हो जाएगा, और एक r से एक r कट जाएगा ना जी। तो वेक्टर ई बराबर आ जाएगा Q/4πε0, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, l भी कटेगा, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा l, आपका 4l बटा कितना हो जाएगा r3। तो वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग Q × 2 × 2l लिख सकते हैं इसको ऐसे, अपॉन 4πε0 इंटू r3। तो वेक्टर ई बराबर इसको लिखेंगे 2 बाहर हो जाएगा, q इंटू क्या हो जाएगा 2l अपॉन 4πε0 r3। तो q इंटू 2l को भी लिख सकते हैं ना। तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू, इसको ऐसे कर देते हैं 1/4πε0, q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं 2p, बाई क्या हो जाएगा आपको r3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आता है एक तो और इसमें थ्योरम जो कि आपका रहता है निरक्षीय स्थिति में, दिया रहता है ना।